पॉलिसी है पॉलिसी ऑफ अपीचमेंट। इस्लाम के जो 4 लीगल टैक्सेस हैं उनके बारे में पूछा हमने, नहीं बता पाए। महफूज आलम नहीं आ पाए हो यहाँ तक, बोलो तो बताओ। खरास, हाँ हाँ चलो सही। असुर, अच्छा आप बताइए। ज़कात, जजिया, ज़कात, खराज और खम्स, ये 4 टैक्सेस अलाउड है। ठीक है, बड़े शानदार टैक्सेस हैं ये, बहुत ही लीगल टैक्सेस हैं, रीजनेबल टैक्सेस हैं इस्लाम के। इस्लामिक कर है जजिया कर, आपको पता ही है। तो सिर्फ 4 टैक्सेस रहने दिए, बाकी सब हटा दिए, तो उलेमा खुश हो गए, आम जनता खुश हो गई। और इसने कहा कि हमारा राज्य इस्लामिक आधार पर चलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किस दिल्ली के सुल्तान ने कहा था कि हमारा राज्य इस्लामिक आधार पर चलेगा? ही बिकेम द फर्स्ट सुल्तान। FST ने कहा कि हमारा राज्य इस्लाम के आधार पर चलेगा। और ये लड़का फिर राहुल गांधी बना। इसने कहा किसानों का कर्ज माफ़ कर देंगे हम जब हमारी सरकार आएगी। तो सरकार इनकी आ गई, इन्होंने जितने भी लोन जो है, कौन सा लोन, सोनभर लोन सारा का सारा किसानों को माफ़ कर दिया। तो कौन खुश हुए अब? किसान। बस खुश करता चला जाएगा ये लड़का। अपीचमेंट पॉलिसी समझ में आ जाएगी इससे आपको। किसान भी खुश, और फिर इसने रिफॉर्मिस्ट का रोल प्ले किया। बहुत शहर बनाए इसने। फिरोज शाह के नाम के बहुत शहर देखोगे आप, फिरोजपुर, फिरोजाबाद, ठीक है। फिरोज शाह कोटला का तो मैदान ही समझ लो आप। अब तो नाम चेंज हो गया उनका, अरुण जेटली कोटला हो गए ठीक है। आप जानते हो बहुत शहर बनवाए। एक बहुत इंपॉर्टेंट शहर याद रखना कि फिरोज शाह तुगलक ने जितने शहर बनाए उनकी लिस्ट मुझे चाहिए, ठीक है। कल हरियाणा और पंजाब में बहुत हिसार वगैरह ये सब उसी के बनाए हुए हैं। तो नए नए शहर बनाए प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। और इसने एक बहुत बढ़िया काम किया, और वो काम था कि इसने वेलफेयर स्टेट के जितने भी वर्क होते हैं वो स्टार्ट कर दिए। नहरें बनवाई इसने किसानों के लिए। तो दिल्ली सल्तनत का ये वो राजा था जिसने सुदर्शन लेक को भी मरम्मत दी, रिपेयर करवाया उसको, और नई नहरें भी बनवाई, डेवलपमेंट किया इसने। और फिर इसने एक ऐसा काम कर दिया जो बहुत बहुत खतरनाक था और अच्छा भी था उस समय के हिसाब से, क्योंकि अपीचमेंट पॉलिसी के अनुसार एक तबका ऐसा था जिसको उसे खुश करना था, और वो था ब्यूरोक्रेसी। लेकिन उसे खुश करने के चक्कर में इसने एक ऐसे शैतान को जिंदा कर दिया जिस शैतान को इल्तुतमिश से लेकर अलाउद्दीन खिलजी ने दबाने में पूरी जान लगा दी थी, और ये अलाउद्दीन तक दफना दिया गया। लेकिन इस लड़के ने उस शैतान को जिंदा कर दिया। बताओ क्या नाम है इस शैतान का? बहुत बढ़िया लड़के, सामंतवाद। ब्यूरोक्रेसी को खुश करने के चक्कर में इसने जिंदा किया सामंतवाद नामक शैतान। बहुत बड़ा शैतान जिंदा कर दिया इसने। ये बहुत बड़ी गलती हो गई इससे। इसने फ्यूडलिज्म जिंदा किया। और तुम देखना भारत में सिर्फ और सिर्फ 2 ही लोग शैतान को हमेशा के लिए मार देंगे। नंबर 1
अकबर की जागीरदारी व्यवस्था जो है, जागीरदारी व्यवस्था, वो सावंतवाद की गर्दन काट देगी, फाइनली खत्म कर देगा सावंतवाद अकबर। अभी मुझे पता है जागीरदारी सिस्टम तुम्हें पता नहीं है, लेकिन उस दिन मैं जब पूछूं अकबर को पढ़ाते हुए तो पता होना चाहिए। तो गर्दन तो सामंतवाद की कटेगी, और तुम्हें नहीं पता ना, तो आप समझ जाइए। और दूसरा कैंडिडेट था जिसको सामंतवाद को सबसे बुरी तरीके से ख़त्म किया, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। भारत के संविधान में जो प्रोविज़न उन्होंने डाले वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्यूडलिज्म को क्या करते हैं, टारगेट करते हैं। लेकिन फिर से जिंदा करने का क्रेडिट किसे जाता है? फिरोज शाह तुगलक को। अब इसने किया क्या देख लो, मैं बता देता हूँ। इन भाई साहब ने ब्यूरोक्रेसी को खुश करने के लिए कहा कि आज के बाद ब्यूरोक्रेसी में हेरिडेटरी सिस्टम चालू, वंशवाद का सिस्टम चालू। तुम आईएएस तो तुम्हारा बेटा भी आईएएस, तुम आईपीएस तो तुम्हारा बेटा भी आईपीएस, और जो बेटा ना हो तो बेटी। प्योर वंशवाद स्टार्ट हो गया ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी को मजा आ गया, लड्डू बट गए। बोले अब तो तैयारी करने का रगड़ा ही खत्म है। तो ब्यूरोक्रेसी को अपीच करने के लिए उसने किसको जन्म दे दिया? फ्यूडलिज्म या सामंतवाद को जन्म दे दिया। एफएसटी का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये रहा। और इसने फिर एक डिपार्टमेंट बनाया। डिपार्टमेंट का नाम था दीवाने बंदगानी, स्लेव डिपार्टमेंट था ये, स्लेव दीवाने बंदगानी, स्लेव डिपार्टमेंट। अब ये जो स्लेव डिपार्टमेंट है बहुत बड़ा डिपार्टमेंट बनाया इसने स्लेवों को जो है रखने के लिए। और कहा जाता है कि इसके डिपार्टमेंट में, इसके अंडर में जो स्लेव रहते थे लगभग 1.5 लाख स्लेव थे। डेढ़ लाख। अब 1.5 लाख स्लेव इसके अंडर में रहेंगे। और ये जो स्लेव डिपार्टमेंट है, इसने कहते हैं इसकी डेथ के बाद में ना यही बहुत बड़ा नासूर बन गया है दिल्ली सल्तनत के लिए। स्लेव डिपार्टमेंट दिल्ली सल्तनत में एफएसटी की डेथ के बाद में एक रोल प्ले करेगा किंग मेकर का। किसका? किंग मेकर का। एफएसटी के जाने के बाद में यही स्लेव डिपार्टमेंट किंग बनाने लगेगा, जिसे ये चाहें उसे किंग बनाते थे। समझ गए? इस तरह से एफएसटी स्लेव डिपार्टमेंट का यूज करता है। और इसकी डेथ के बाद में ब्यूरोक्रेसी अपने आप को राजा समझ बैठी, क्योंकि इतना बड़ा गिफ्ट देके गया था वो उसे। और उसे राजा समझने के अलावा, ब्यूरोक्रेसी के अलावा, जब इसका खात्मा हुआ तो एफएसटी के साथ में तुगलक डायनेस्टी भी खत्म हो गई। क्या खत्म हो गई? और इसके आते आते एक बात कही हिस्टोरियन ने बड़ी शानदार, कि एफएसटी के टाइम पर दिल्ली सल्तनत सिर्फ दिल्ली से पालम तक हो गई। पालम बस 12 किलोमीटर दूर है दिल्ली से। पालम एक हवाई जहाज, हवाई अड्डा भी है, मैं बता दूं आपसे। दिल्ली 10 या 12 किलोमीटर पड़ता है वो। कि दिल्ली सल्तनत की सीमा या टेरिटरी सिर्फ दिल्ली से पालम तक हो गई, एफएसटी के लिए कहा गया। और जगह जगह छोटे छोटे किंग्स क्या बन गए? जो फ्यूडल्स थे वो किंग बन गए। छोटी छोटी टेरिटरी बनी गई। और फिर दिल्ली सल्तनत, वो तुगलक डायनेस्टी क्या हो गई? वो आउट हो गई। और जब भी आपको पता है ऐसी सिचुएशन होती है, तब क्या होगा? फॉरेन इन्वेजन होगा। और यहाँ पर
पता चल गया मंगोल्स को कि भाई साहब ऐसी ऐसी बात हो गई है, आ जाओ। और फिर आती है एक एंट्री मंगोल रूलर की, खतरनाक 1398, और एक खतरनाक मंगोल चंगेज खां का उत्तराधिकारी तैमूर लंग भारत पर आक्रमण करता है। बैकग्राउंड म्यूजिक चेंज करो भाई, मंगोल में तैमूर लंग आ रहा है। ठीक है, यहीं पे नीचे लिख लेना, प्रोस्पेरिटी कैन नॉट सर्वाइव विद वीकनेस। और फिर हिस्टोरियन ने लिखा कि 1398 में वो आया 1398 में वो आया और सल्तनत के कफन में और उसने अंतिम कील गाड़ दी। अंतिम कील गाड़ दी। अब देखिए कंफ्यूजन, इसके बाद में तुगलक डायनेस्टी के बाद में सैयद डायनेस्टी का जिक्र सुनेंगे आप, लेकिन सैयद कुछ नहीं थे, वो तैमूर लंग के गवर्नर थे। इसलिए कुछ लोग इसको दिल्ली सल्तनत का हिस्सा नहीं मानते हैं, लेकिन हम मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम सैयद भी पढ़ाएंगे आपको। तो इस तरह से आपको पता चलेगा कि तैमूर लंग के आ जाने से दिल्ली सल्तनत का क्या हो गया, सफाया हो गया। रोक लो भाई। तैमूर लंग इंडिया में आता है, लूटपाट करता है और पूरे के पूरे इंटायर नॉर्थ इंडिया को, और वो जमा जमाया जो खेल था दिल्ली सल्तनत का, उसको लूट कर और उसे कंसोलिडेट करके, क्या बोला मैंने, एक तो लूट कर और उसे कंसोलिडेट करके, मतलब गट्ठा बना के, वो अपने गवर्नर को नियुक्त करके चला जाता है। और गवर्नर का नाम होता है खिजर खान। खिजर खान की मदद से सैयद डायनेस्टी की इस्टेब्लिशमेंट होती है इंडियन प्रोविंसेस पे। इसको सैयद वंश भी कहते हैं। और तैमूर लंग ही सैयद डायनेस्टी को जो है एक तरीके से गाइडलाइन और इंस्ट्रक्शन देता है, इसलिए सही तरीके से इसे दिल्ली सल्तनत का हिस्सा नहीं माना जा सकता। अब होता क्या है कि तैमूर लंग के बारे में वर्ल्ड हिस्ट्री में हम आपको कन्वे करेंगे तैमूर लंग की, कि कितना वो क्रूर था, कितना वो ब्रूटल था, या कैसा कैंडिडेट था। बस एक इंसिडेंट है कि तैमूर लंग जब वापस जा रहा था पंजाब में, तो वहाँ पंजाब के एक गांव से होकर गुजर रहा था, तो एक कुएं पर खड़ी हुई एक महिला जो है रो रही थी, चिल्ला रही थी, बोल रही थी, कोई मेरे बच्चे को बचा लो, कोई मेरे बच्चे को बचा लो। ये अपनी फौज के साथ जा रहा था घोड़े में आगे, और बच्चा उसका कुएं में गिर जाता है। तो भाई कोई भी मेरे बच्चों को बाहर निकाल दो, कोई भी मेरे बच्चों को बाहर निकाल दो। तैमूर लंग सुनता है और अपने घोड़े को उधर लेके जाके बड़ी तेज जाता है और अपना भाला कुएं में डालता है और ऊपर निकाल के बच्चों को निकाल के दे देता है। ये देवी आपका बच्चा। तो वो और रोती है, तो कहते मेरा बच्चा मार डाला तूने। बोले अजीब महिला हो आप, आपने कहा था आप मेरे बच्चों को निकाल दीजिए, मैंने बच्चा निकाल दिया, तुमने तो ये कहा ही नहीं था कि बच्चों को जिंदा निकाल दीजिए। तो वहाँ पे उसके साथ में जो हिस्टोरियन था लिख रहा था इस आदमी, और वो उससे बोलता है कि देख मैंने अपनी ज़िंदगी में
पहली बार किसी पर तरस खाया है। तैमूरलंग उस महिला से कहता है कि ज़िंदगी में पहली बार मुझे किसी पर तरस आया था तेरी आवाज़, तेरी चीख को सुनकर, और आज जो मैंने ये काम किया उसके बाद तू मेरे सामने रो रही, गिड़गिड़ा रही है। तो हिस्टोरियन उससे कहता है कि इस आदमी का तरस ऐसा है, सिंपैथी ऐसी है, तो गुस्सा कैसा होगा, और क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ देता। ये था तैमूरलंग, चंगेज खान का वंशज। चंगेज खान को भूल गए क्या तुम लोग? तैमूरलंग भी वैसा ही था। अपना गवर्नर छोड़ के गया खिज़र खान, और सैयद डायनेस्टी इस्टेब्लिश हुई। सैयद कुछ ज़्यादा अच्छा काम कर नहीं पाए, और जब सैयद अच्छा काम नहीं कर पाए, एक बात और भी याद रही, तैमूरलंग एक शेफर्ड था, चरवाहा, और उसके चरवाहा बनने से लेकर एक बादशाह बनने तक की अल्टीमेट स्टोरी है, जो आपको बाद में सुनाई जाएगी वर्ल्ड हिस्ट्री में। जो सेंट्रल एशियन लोग थे ना, इनके अंदर बहुत करेज बहुत था, इन टेम्परामेंट बहुत ज़बरदस्त था, जज्बा, बहुत लड़ाकू प्रवृत्ति, वॉरियर किस्म थी इनकी। तो सैयद डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत को अच्छी तरीके से संभाल नहीं पाई, एम्पायर ख़त्म हो गया, इकोनॉमी तैमूरलंग ले गया। कौन? और बची कुची इकोनॉमी को जब इन्वेजन के माध्यम से वो चली गई, तो सेंट्रल पावर जो है क्या हो गई, वैक्यूम में चेंज हो गई, खत्म है, हिंदुस्तान ही खत्म, बल्कि सूना पड़ गया पूरी तरीके से। अब फिर ऐसी कंडीशन में अफ़गानिस्तान से कुछ लोग आए। अफ़गानिस्तान में एक कौम थी लोधी, उन्होंने सैयदों को साइड किया और लोधी वंश की स्थापना की, लोधी डायनेस्टी। पहला कैंडिडेट जो आया था वो बहलोल लोधी आया था, अपने कबीले के साथ में आया था, थोड़े से कुछ लोगों के साथ में, बहलोल लोधी। ये बड़े वॉरियर थे, बड़े लड़ाकू, अफगानी प्योर। तो इस बहलोल लोधी ने कैसे कन्विंस किया अफगानी लोगों को, बोला कि चलो चल रहे हैं, पड़ोस में चल रहे हैं, बहुत सुना है इसका नाम हिंदुस्तान का, कब तक यहाँ अफीम खाते रहोगे, क्योंकि अफगानिस्तान में कुछ था तो है ही नहीं, अफीम ही अफीम थी। कि चलो सैयद बहुत कमज़ोर हैं, दो चार थप्पड़ मार के साइड करेंगे, बैठेंगे आराम से, राज करेंगे। बहलोल लोधी ने जो है सपना दिखाया उन्हें, और वो अपनी अच्छी खासी ट्राइब को लेकर भारत में आ गया। बहलोल लोधी कैंडिडेट का नाम मत भूलना। ये लोग जो हैं ये बहुत लड़ाकू कौम, आज की डेट में भी अफगानिस्तानी के जो लोग हैं बहुत लड़ाकू हैं, लंबे चौड़े एकदम, गोरे एंड फिट। अमेरिका का ड्रोन तो यूं पकड़ के जेब में रख लेते हैं वो एकदम। बहुत पावरफुल कौम है ये लोधी, ज़्यादा लड़ाकू, ज़्यादा वॉरियर, करेजियस। और सैयदों को एकदम साइड करके ख़त्म करके उन्होंने कौन सी डायनेस्टी इस्टेब्लिश की? लोधी डायनेस्टी। और बहलोल लोधी के बाद में जो किंग बनता है वो बनता है सिकंदर लोधी। लोधी डायनेस्टी में जो सेकंड किंग बना वो कौन? सिकंदर लोधी। बहुत ज़बरदस्त आदमी था लोधी वंश का।
इसने क्या काम किया, सिकंदर लोदी को अलाउद्दीन की फोटोकॉपी कह सकते हैं हम प्राइस मेंटेन करने में। अलाउद्दीन की प्राइस मेंटेन करने वाली जो व्यवस्था थी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल इकोनॉमी, उसको इम्प्लीमेंट बिर द्वारा करवाया किसने, सिकंदर लोदी ने। लॉ एंड ऑर्डर मजबूत कर दिया, मेंटेन कर दिया इसने। बहुत खूबसूरत सुल्तान था ये, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद में बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। इसने स्पाइंग सिस्टम, कौन सा स्पाइंग सिस्टम फिर से मजबूत किया। सिकंदर लोदी के बारे में मुझे बताने का एक ही औचित्य था, यहाँ तक पहुँचाने का, क्योंकि मैं आपको उस शख्स तक पहुँचाना चाहता था जिसका जिक्र हमें ज़रूर करना चाहिए भारत के इतिहास में। सिकंदर लोदी के टाइम पर एक बहुत महान संत हुए, संत कबीर। मैं आपको सिर्फ एक घटना बताऊंगा संत कबीर, जो सिकंदर लोदी से एक ही जगह पे लिंक करती है। उसी लिंक को बता रहा हूं मैं आपसे। संत कबीर वो इंसान हैं जिनकी अपनी एक अलग आइडियोलॉजी है, और किसी स्टूडेंट ने संत कबीर को नहीं समझा तो उसका ज्ञान अधूरा है, उसका जीवन अधूरा है। पूरे ब्रह्मांड में जैसी फिलॉसफी संत कबीर ने दी है, ऐसी फिलॉसफी किसी ने नहीं दी। संत कबीर आखिर क्यों लोगों के घरों के बेडरूम तक नहीं पहुंच पाए, लोगों के दीवारों तक नहीं पहुंच पाए, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड का ना होना। वो जो कम्युनिटी है, संत कबीर कहीं फिट बैठ ही नहीं पाते। जो लोग बुद्ध को मानेंगे वो कबीर को मानेंगे, उनकी कौम के आदमी थे ये। और बेस क्या था संत कबीर का? बेस क्या है? दुनिया का एक ही मात्र इंसान कहा सबसे बड़ा रैशनल आदमी संत कबीर। रैशनैलिटी का अपेक्स अगर आपको देखना है तो वो कौन है? संत कबीर। बहुत ही बुलंद रैशनैलिटी का। गौतम बुद्ध से आगे निकल गए वो रैशनैलिटी के मामले में, क्योंकि गौतम बुद्ध ने, कंपेयर नहीं कर रहा हूँ मैं, गौतम बुद्ध ने कई जगह शांत रहे लेकिन ये शांत नहीं रहे। इन्होंने तो खेत ही जोत डाला एकदम। बोले तुम पत्थर पूजो तो मैं पहाड़ पूजूं, और मुझे भगवान नहीं मिला तो बताओ पीटूं तुम्हें? तुम यहाँ से अल्लाह अल्लाह करते हो, मैं वहाँ ऊंचाई पे जाके अल्लाह अल्लाह चिल्लाऊंगा, अगर मुझे नहीं मिला तो मारूं तुम्हें? उन्होंने चैलेंज किया। क्या किया? चैलेंज। सोसाइटी को चैलेंज दिया है उन्होंने। और पूरे इतिहास में सिर्फ एक ही आदमी है जो इनको चैलेंज करता है, जो हिंदू मुस्लिम इन सभी क्रोतियों को चैलेंज करता। चैलेंज करने की हिम्मत किसी में नहीं है। इसलिए कहते हैं कि संत कबीर कोई नहीं बन सकता, कोई भी नहीं। बहुत ही अलग किस्म के आदमी है। जब मैं भक्ति काल पढ़ाऊंगा तो संत कबीर आपका मॉडल है मेंस एग्जामिनेशन में। इसलिए बहुत सारे लोगों ने कहा कि कबीर जैसा कोई नहीं हो सकता। इतनी रैशनैलिटी किसी के अंदर नहीं हो सकती। एक घटना है सिकंदर लोदी के टाइम की। एक व्यक्ति थे पंडित विद्याधर। कौन से? पंडित विद्याधर। ऐसा मत समझो कि गंगाधर की बात कर रहा हूं।
पंडित विद्याधर, एकदम प्रचंड पंडित बनारस के। उन्होंने क्या काम किया, शंकराचार्य की डिग्री अचीव कर ली। जितने 4 मठ हैं इन सब जगह पर जाकर शास्त्रार्थ कर दिया और सबको हरा दिया, सारे पंडितों को। जितने मौलाना मिले, पता है ना शंकराचार्य कैसे बनते? भारत में सभी लोगों को डिस्कशन में हरा दो, प्रीस्ट को, और फिर आप हिंदू धर्म के सबसे बड़ा पद प्राप्त कर लेंगे। क्या है? तो ये बिल्कुल एकदम पावरफुल आदमी, चारों मठ को हरा दिया इन्होंने। और शंकराचार्य की उपाधि लेकर मम्मा को फ़ोन किया इन्होंने अपने, मतलब चिट्ठी लिखी कि मम्मी ऐसी बात है, तुम्हारा बेटा IAS बन चुका है, फर्स्ट रैंक। समझ रहे? शंकराचार्य बन गया मैं, चारों के चारों मठों को धाराशाही कर दिया मैंने। अब मुझसे विद्वान पंडित इस देश में कोई नहीं हो सकता। इनकी माँ जो थी वो कबीर से बड़ी प्रभावित थी। उन्होंने कहा, अरे चल पगले, तू अगर एक आदमी मैं बताऊं उसे हरा दे तो मानूं मैं तो नहीं मानती, ये तो फर्जी डिग्रियां हैं सब। ठीक है, हिंदुस्तान में फर्जी डिग्रियां चल रही हैं बहुत, ये सब फर्जी डिग्रियां हैं। एक कंपटीशन है तो मैं मानूं कि तूने IAS टॉप किया है। बोले कैंडिडेट हैं, बराबर में रहते हैं गांव में, गोंडा के पास में, जुलाहे हैं, जुलाहे अनपढ़, गरीब आदमी, उन्हें हरा कर दिखा तो मैं तुझे मानूं कि तू शंकराचार्य है। और इसका ईगो हर्ट हो गया, इनका पंडित विद्याधर का। बोले यार मम्मी तुम ऐसी बातें करती रहती हो, कोई बात है? लो मैं भी आ रहा हूँ। और ये बिल्कुल तहस में आए, अपना बक्सा उठा के, कहाँ है कबीर? बोले गोंडा के पास में रहते हैं। बोले आराम खा ले पहले, बाद में। बोले नहीं, अब सांस नहीं लूँगा मैं जब तक उन्हें हरा नहीं देता। तुमने ऐसी बात कर दी, बताओ। मैं IAS टॉपर बना हूँ, तुमने मुझे चैलेंज कर दिया। ये गए तो संत कबीर के दरवाजे पे जाके उन्होंने अपना बक्सा मारा। बोले ओ कबीरा, तुम्हारे दरबार पर देखो कौन आया है। तो अंदर से निकली कमाली। कमाली वॉज द डॉटर ऑफ संत कबीर। बोले पापा तो बाजार करने गए, चादरें बेचने गए अब। बोले चादरें बेचने? बुला के लेकर आओ। बोला आ जाएंगे 2-4 घंटे में। बोले अभी बुला कर लेकर आओ, कहो IAS टॉपर आया एम्बेसडर लेकर। ऐसा काम नहीं चलेगा, बुलाओ अभी। तो कमाली निकली, बाजार गई, और वहाँ पे जाके बोली पापा कोई IAS टॉपर आया, पंडित विद्याधर। और कह रहा है कि जो है आपको बुला रहे हैं हमारे। वो बोले, कबीर बोलते हैं आ रहा हूँ मैं अभी, बाद में, पहले चादरें बिक जाने दे। ठीक है, वो तो हम मालदार लोग हैं, हम गरीब आदमी हैं, हम चादरें भी ना बेचें अपनी। वो कह रहे नहीं, वो तो अभी बुला रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं IAS टॉपर हूँ। बुला के मैं इंतजार नहीं कर सकता। कबीर अपना गट्ठा बांधते हैं और आ जाते हैं। तो कबीर कहते हैं, बोले क्या बात हो गई? तो वो इंट्रोडक्शन देते हैं, आई एम फर्स्ट रैंकर ऑफ IAS ऑफिसर। शंकराचार्य की उपाधि ले रखी है, 4 शास्त्रार्थ में हरा दिया है मैंने सबको, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शंकराचार्य हूँ मैं। और मेरी माँ चाहती है कि मैं तुम्हें भी हरा दूँ, तो मैं तुमसे बहस करने आया हूँ, शास्त्रार्थ करने आया हूँ तुम्हारे साथ। कबीर बोले हाथ जोड़ के, वो भले मानुस, तू पागल है क्या? मैं अनपढ़ जाहिल आदमी, तुझसे क्या बहस करूँगा? तू IAS। भाई मैं नहीं कर पाऊँ, मैं कहाँ तुम कहाँ। बहुत ही हम्बल आदमी थे,
कबीर। बोले तो फिर तुम हार गए? बोले मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा तुमसे बहस, तुम शंकराचार्य हो। तो ये जो है चला गया, बड़ा खुश हो गए एकदम। अब मिला पद IAS का नंबर। अब मम्मी के पास में जाके बोले पंडित विद्याधर, बोले बोल रहे हैं हार गया मैं बस। अब इनकी माँ और भी ज़्यादा बुलंद थी, उन्होंने बोला मैं ऐसा मानूंगी नहीं, तू तो अपने आप से पगले झूठ बोल रहा है, वो आदमी कभी किसी से हार ही नहीं सकता। बोले लिखवा के लेकर आ जा। ये फिर दोबारा दौड़े दौड़े गए, इनका फिर मूड खराब। बोले यार मम्मी मान नहीं रही है भाई, तू जो है इस पर लिख के दे। अब कबीर को आया गुस्सा, पागल ही है क्या? जब कह दिया मैं पागल पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ, ना पढ़ना जानता हूँ लिखना जानता हूँ, मैं लिखूंगा कहाँ से? तुझे लिखना तू लिख ले। बोले ठीक है मैं ही लिख दे रहे हूँ। तो वो लिख कि लिख मैं कबीर पंडित विद्याधर से शास्त्रार्थ में हार गया, और नीचे सिग्नेचर कर दे। बस सिग्नेचर नहीं, अंगूठा लगाऊंगा। अंगूठा लगा दिया। अब वहाँ जाकर चिट्ठी खोली तो उसमें लिखा था कि मैं पंडित विद्याधर कबीर से शास्त्रार्थ में हार गया। अब इसका माथा ठनक गया, और इसकी मम्मी बोले मैं तो कह ही रही थी तू हार जाएगा। अब ये पागल, अब ब्राह्मण बुद्धि उसमें आ गया तांडव, इसकी तीसरी आंख खुल गई। बोले ये क्या ड्रामाबाजी चल रही है? ये फिर दोबारा गया, फिर दोबारा लिखा खुद से ही, फिर दोबारा अपनी माँ को दिखाया, फिर से वही लिखा हुआ कि मैं पंडित विद्याधर कबीर से शास्त्रार्थ में हार गया। ऐसे ही पहुँच गया वो, और फिर फाइनली सिकंदर लोदी के पास में पंडित विद्याधर ने शिकायत करने के लिए अर्जी डाली और पहुँच गए। और पहली बार दिल्ली सल्तनत में सामना सामना हुआ कबीर का और दिल्ली सल्तनत के किसी सुल्तान का। अब सिकंदर लोदी के नज़र में स्कॉलर्स की इज्जत थी, और वो शंकराचार्य थे, हिंदू कम्युनिटी के सबसे बड़े लीडर। अब वो वहाँ पर जाकर वो कह रहे कि ये आदमी फरेबी है, जादू टोना करता है, ये तंत्रवाद को फैला रहा है, मैं कुछ भी लिखता हूँ सीधे यही लिखा हुआ आ जाता है। सिकंदर ने बोला पागल हो गए क्या पंडित जी, बुलाओ जरा कबीर को। कबीर जाते हैं, वो कहते हैं देखो तुम्हारे सामने की बात है, तुम अपने सामने लिखो, और राजा के सामने ही लिखवाया जाए, पूरा दरबार बैठा हुआ है। सारी बात क्लियर हो जाएगी। अब फिर लिखते हैं पंडित विद्याधर, और पंडित जी विद्याधर जब लिखते हैं तो पंडित विद्याधर वही लिखते हैं कि मैं पंडित विद्याधर कबीर के शास्त्रार्थ से हार गया। और सिकंदर लोदी कहता है अब पंडित जी को उठवा लो, पगला गए हैं ये। फिर उसकी माँ कहती है पंडित जी की, पंडित विद्याधर की, कि तू जीत ही नहीं सकता, क्योंकि तेरे अंदर जो अंधकार और ये मैं है ना, मैं पंडित विद्याधर, ये कभी तुझे जीतने देगा ही नहीं। इसलिए तू कबीर से शास्त्रार्थ करने लायक है नहीं मेरे बच्चे। और बहुत शानदार घटना ये घटी, सिकंदर लोदी और कबीर के टाइम की है। सिकंदर लोदी के वजह से जो है कबीर बहुत पॉपुलर और भी हुए, इनके पैरेलल थी, इस वजह से मैंने बता दिया ये घटना। और सिकंदर लोदी के बाद में एंड में एक किंग बनते हैं इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी तो वो जो पहले लिख रहे थे, तो वो जो 1 वर्ष हो रहा था अपने आप, तो वो क्या था? अब
मतलब कहने का ये है कि जब वो लिख रहे थे तो उनके जहन में वो मैं ही मैं था, तो वो समझ ही नहीं पा रहे थे, या फिर ऊपर वाले की कोई देन हो। बहरहाल जो स्टोरी है वो मैंने आपको कन्वे कर दी। इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी बहुत ही यंग लड़का था, बहुत 25-24 साल की उम्र थी, यंग था, सीधे IAS बन गया। स्मार्ट। लोदी तो अफगानी लोग बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, बहुत हैंडसम, आज भी नौजवान लड़का, यंग, नए सोच का, कोई दकियानूसी बातें नहीं रहती थी इसके जहन में, और रिलीजन को थोड़ा कम मानता था ये। किसको? रिलीजन को। कबीर वबीर पढ़ रखा होगा इसने, तो रिलीजन को ज़्यादा मानता नहीं था। तो इब्राहिम लोदी ने आते ही अपना रोला काटना चालू कर दिया। ठीक है, क्या SSP बने अमित पाठक मुरादाबाद के। रोला स्टार्ट हो गया इब्राहिम लोदी का। उन्होंने अपने जितने भी रीति रिवाज चले आ रहे थे उनको बदल दिया। ठीक है, तो लोदी के अंदर एक बड़ी बात थी कि लोदीज के अंदर जब ये भारत आए थे तो क्या थी? यूनिटी थी। क्या? अब वो यूनिटी जो है उसको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए उन्होंने संस्कृति को वैसे ही डेवलप किया भारत में भी। तो इब्राहिम लोदी को कहा, बोले देखो यूनिटी तो सब सही है अपनी जगह, लेकिन राजा में और दरबारियों में कुछ क्या होना चाहिए? अंतर होना चाहिए, फ़र्क होना चाहिए। राजा राजा होता, बोले ऐसी कालीन पे बैठा लेते हो तुम मुझको तुम्हारे साथ में और कहते हो यार तू ये कर तू वो कर, आज के बाद मुझे कोई टच नहीं करेगा। और रही बात ऐसी, मेरा दरबार लगेगा वहाँ पर। आई रेस्पेक्ट लोदीज फैमिली बट आई एम अ किंग। मैं क्या हूँ? किंग हूँ, राजा हूँ। तो इसने बनाए प्रोटोकॉल, बहुत बड़ा प्रोटोकॉल का शासक था। याद रखना, इब्राहिम लोदी बोल द प्रोटोकॉल किंग। हाउ टू बिहेव, हाउ टू ईट, अजी हाउ टू सी, प्रोटोकॉल बना दिया इन सब चीज़ों का। अब इब्राहिम लोदी, अब होता क्या है मैं बता देता हूँ कि रीति रिवाजों के अनुसार बड़े आदमी के सामने झुकना होता है, लेकिन प्रोटोकॉल के हिसाब से, पद के हिसाब से झुकना होता है। तो इब्राहिम लोदी में जो है, पुराने जितने भी अभी लोदी रहे हैं, सिकंदर लोदी में, तो ये सब उम्र दराज के सामने झुकते थे। अब इब्राहिम लोदी ने कहा मैं हूँ किंग, मेरे सामने सब झुकेंगे। जहाँ पहले वो दरबारी जितने भी थे चहलगानी टाइप के, उनको पहले सिजदा करता था राजा, झुकता था उनके सामने, अब इसने उल्टा कर दिया, उन्हें बुरा लग गया। बोले इसका बाप तो यार हमें सलाम भी करता था, इतनी इज्जत भी करता था, अब ये लड़का हमसे सलाम करवाता है। तो ये जो दकियानूसी बातें थीं, ये इब्राहिम लोदी को कहीं ना कहीं उन लोगों से दूर ले गई। और इसके एक चचा थे दौलत खान। कौन थे? पंजाब के गवर्नर थे दौलत खान, पुराने किस्म का व्यक्ति। दौलत खान लोदी पूरा नाम है उनका। वो पुराना व्यक्ति। अब वो लोग बाग उन्हें चिट्ठी लिख लिख के बोले तुम्हारा भतीजा बड़ा परेशान कर रहा है, बहुत बदतमीजी कर रहा है, साथ में खाता नहीं, बैठता नहीं, अपने कमरे में बंद हो जाता है और फरमान जारी कर देता है कि ये जो है दिल्ली से सल्तनत का क्या है फरमान है, हमारी कोई राय सलाह नहीं लेता। तो दौलत खान उसे समझाता था। उस दिन कह दिया उसने, चचा गवर्नर हो, गवर्नर रहो, शहंशाह बनने की कोशिश ना करो। तुम्हारे समझ में नहीं आ रही है कि IAS टॉपर बन चुके हैं और बम्बे खड़ी हुई है बाहर,
और कैसे बताएं? अब भी हमें समझाने चल रहे हो कि गाड़ी कैसे चलाएं? दौलत खान से बात बिगड़ गई। किससे? और दौलत खान से जब बात बिगड़ गई तो पंजाब के उधर की तरफ सेंट्रल एशिया पड़ता ही है, और मंगोल तैयार बैठे ही थे। तैमूर लंग का वंशज, बिल्कुल यंग जवान लड़के का आवाज़ सुनाई आ रही थी, बिल्कुल एकदम एक उभरता हुआ सितारा सेंट्रल एशिया का, उसका रोला कट रहा था पूरी दुनिया में। दौलत खान ने उसे चिट्ठी लिख दी कि दोस्त, हिंदुस्तान की सरजमी तुम्हें बुला रही है। पढ़ा लिखा नौजवान लड़का था वो भी, बहुत खतरनाक पर्सनैलिटी, मोस्ट इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी ऑफ द मेडिवल हिस्ट्री, मोस्ट इंस्पिरेशनल। नाम था उसका बाबर। चेंज द बैकग्राउंड म्यूजिक प्लीज। बाबर सेंट्रल एशिया का राजा और फुल ऑफ एम्बिशंस। उसे अलेक्जेंडर नहीं बनना था, उसे तो पूरी दुनिया फतेह करनी थी, उसे सिर्फ बाबर ही बनना था। और दौलत खान ने चिट्ठी भेज दी। भारत में एक तरीके की एक दूसरी फिलोसफी ये भी कहती है कि राणा सांगा ने भी जो है एक चिट्ठी भेजी थी। राणा सांगा वॉज द गवर्नर ऑफ इब्राहिम लोदी राजपूत में, उन्होंने भी चिट्ठी भेजी थी उसको। लेकिन इब्राहिम लोदी दौलत खान का जिक्र तो तुझे के बाबरी में जो है बाबर कर देता है, तो पता चल जाता है कि चिट्ठी भेजी किसने थी। लेकिन राणा सांगा के बारे में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ मिला कि राणा सांगा ने जो है बाबर को बुलाया था। हालांकि हाँ, सर्कमस्टांसेस ये बताती हैं कि बाबर और दौलत खान और इब्राहिम लोदी ने ही बाबर को भारत में आगमन का इनविटेशन दिया था। किसको हटाने के लिए? हाईएस्ट टॉपर इब्राहिम लोदी को हटाने के लिए। अब ये जो कैंडिडेट है ये अपनी तुझू के बाबरी में लिखता है, राणा सांगा के बारे में बड़ी तारीफ करता है। तो इब्राहिम लोदी से नाराज होकर उसकी जनता दौलत खान के माध्यम से लेटर लिखवाती है और बाबर को इनविटेशन देती है। दौलत खान को लगा था, जो उसका इंटेंशन था वो ये था कि ये लोग आएंगे, प्लंडरिंग करेंगे, लूटेंगे, काटेंगे और दिल्ली की सत्ता खाली करवा के और दिल्ली का सुल्तान मुझे बना के, मुझे मतलब दौलत खान लोदी को बनाकर ये बाबर अपना हक अदा करके निकल लेगा। कुछ इस तरीके की सोच थी जो ज़्यादातर रहती है। लेकिन बाबर तो बाबर था, ठीक है, उसे सेंट्रल एशिया से ज़्यादा हिंदुस्तान भाग गया, वो आ तो गया, लेकिन आने के बाद में उसने मध्यकाल का सबसे बड़ा एम्पायर इस्टेब्लिश किया। और उस एम्पायर का नाम क्या पड़ा? मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य। बहुत बड़ा एम्पायर, वर्ल्ड के टॉप 5 में शामिल है मुगल एम्पायर, टॉप 5 में। बहुत बहुत तूती बजाई इसने पूरे वर्ल्ड के अंदर। अलग अलग लोग रहे मुगल एम्पायर में। बाबर के बारे में मैं आपको बता दूं, बाबर एक ऐसा इंसान है, हाईली इंटेलिजेंट, हाईली समझदार। इंटेलिजेंट की हिंदी है समझदार है। यहाँ पर इंटेलिजेंट का मतलब ये नहीं कि A+B का होल स्क्वायर समझा रहे हैं। हाईली टर्किश लैंग्वेज में लिखता है, वो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखता है, तुझू के बाबरी, बाबरनामा, जो पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट होकर क्या बना, और टर्की लैंग्वेज में जो ओरिजिनली लिखी हुई है वो क्या है, तुझू के बाबरी।
ऑटोबायोग्राफी लिखी है अभी तुम्हें जो ना प्रॉपर पहला किंग मिलेगा ये दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल एम्पायर में, जो प्रॉपर अपनी क्या लिखेगा, प्रॉपर। और ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं जो ऑटोबायोग्राफी लिखे, नेपोलियन जैसे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसे, बाबर जैसे, ऑटोबायोग्राफी। और क्या शानदार इतिहास हमें मिलता है। ये आदमी अपनी गलतियां बहुत बहुत लिखता है, बहुत चढ़ा चढ़ा कर लिखता है गलतियां, ठीक है, सब कुछ लिखता है, बड़ा शानदार राइटर है, बहुत अल्टीमेट किताब है, बहुत तुजुक बाबरी। अभी तक हमने मेडिवल हिस्ट्री को जो पढ़ा वो इस कैंडिडेट के लिए पढ़ा कि ताकि हम यहाँ तक पहुँच सकें, बाबर तक। हिंदुस्तान में 2 अप्रोच रहे बाबर के। हिंदुस्तान में ये विख्यात कम कुख्यात ज़्यादा है, बिकॉज ऑफ अ मस्जिद कॉल्ड बाबरी मस्जिद। हालांकि उस मस्जिद से उसका कोई लेना देना था नहीं, उसके सेनापति ने बनवाई थी और बाबर को सच में नहीं पता था कि मेरे नाम से कोई भारत में मस्जिद भी बनी हुई है। ऐसी बाबरी मस्जिदें यानी कितनी हैं भारत के, हिंदुस्तान में, उसके सेनापति ने बनवाई थी वो। बाबर कभी नहीं आया था फिर अयोध्या। लेकिन इतिहास है साहब, जब एक बार आप डिफेम हो जाते हो तो फिर इतनी आसानी से दाग धुलते नहीं, चाहे कितना ही सरफ एक्सल छिड़क लो उस पर आप। इसलिए कम्युनलिज्म के लिए दाग अच्छे होते हैं। बाबर भारत में बहुत ज़्यादा कुख्यात है बिकॉज ऑफ बाबरी मस्जिद। हर एक व्यक्ति बाबर के बारे में थोड़ा बहुत जानता ही है, कौन था, कैसा था, लेकिन बाबर के बारे में सही इन्फॉर्मेशन किसी के पास भी नहीं है। जब तक आप तुजुक बाबरी नहीं पढ़ेंगे आपको बाबर पता नहीं चलेगा कौन है, क्या है, कैसे आया, कहाँ जाएगा। तो मैं आपको बाबर का जो इतिहास बताऊंगा वो कई डायमेंशन से बताऊंगा, कई डायमेंशन से। भारत में बाबर को वो अहमियत नहीं दी गई क्योंकि भारत में वो एक सांप्रदायिकता का क्या बन गया, ठीक है, एक तरीके से फैक्टर बन गया। सांप्रदायिकता जहां आ जाए, उसके नाम से जुड़ी हुई है सांप्रदायिकता। बाबर मतलब मुसलमान और मुसलमान मतलब हिंदू धर्म को ख़त्म करने वाले। ये जो इमेज है, इस वजह से हम बाबर को कभी समझ नहीं पाते, ना पढ़ पाते, और एक अजीब सा एक पहले से ही वो बना देते। जब हिस्टोरियन ने बाबर को पढ़ा वो बड़े इन्फ्लुएंस हुए उससे, और फिर फाइनली उन्होंने उपाधि दे ही दी उसे, प्रिंस ऑफ एशिया की। बाबर नोन एज प्रिंस ऑफ एशिया। बड़े क्या यार आदमी है। बाबर को कहा गया प्रिंस ऑफ एशिया। बाबर के बारे में मैं आपको बता दूं कि बाबर से आप बहुत कुछ सीखेंगे, लेकिन सबसे बेहतरीन चीज़ जो आप सीखेंगे बाबर से, वो समझेंगे, वो सीखेंगे कॉन्सेप्ट क्लियरिटी। इस आदमी को अपनी ज़िंदगी में कभी कोई ना तो डिलेमा था, ना कोई डाउट था, ना ये कभी किसी भी तरीके की जो है, किसी भी तरीके की शंका इसने अपनी रखी। क्लियरिटी थी इसके हर एक एक्ट में, हर एक थिंकिंग में। क्या है? क्लियरिटी, बहुत ज़्यादा क्लियरिटी। और इतनी ज़्यादा क्लियरिटी है, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी जिसे कहते हैं, कि हारा भी बहुत जगह, और कहता है कि वो रो भी, कई जगह तुजुक बाबरी में वो रोता है, कई जगह। ऐसे लोग सिर्फ 2 ही मिले इतिहास में मुझे, एक तो भगत सिंह और एक बाबर। भगत सिंह एक हाथ में क्या है, पिस्टल है, और एक हाथ में किताब। बाबर
दिन में कटाई कर रहा है बढ़िया से, एकदम लोगों को ख़त्म कर रहा है, तलवार चला रहा है, और रात को तुझू के बाबरी लिख रहा है। आप आईएएस बन जाओ, द हिंदू नहीं पढ़ पाओगे चचा। क्या नहीं पढ़ पाओगे? द हिंदू न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाओगे आप। जरूरत ही क्या है? वो आदमी क्या कर रहा है? दिन में तो लड़ाई कर रहा है और रात को तुझू के बाबरी लिख रहा है। सिर्फ ये दो गुण जो बताए ना मैंने, पूरे इतिहास में सिर्फ दो ही लोगों के पास में है ये दोनों गुण। इतना बैलेंस पर्सनैलिटी का सिर्फ दो लोगों के पास। नंबर 1 बाबर, नंबर 2 भगत सिंह। समझ गए? बाबर की जिंदगी में क्लियरिटी है, क्लियरिटी। तुझू के बाबरी बढ़ा रहा हूं मैं आपको, इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, ठीक है। 1300 रुपये की किताब है तुझू के बाबरी, और जिंदगी में पढ़नी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाबर ने बड़ी शानदार बात कही थी, बहुत सिंपल। हेडिंग डाल लो चाहे बाबर आप, मुगल एम्पायर। हेडिंग डालो मुगल एम्पायर। पहला हेडिंग डालो बाबर। फिलॉसफी ऑफ लड़ाई। तुझू के बाबरी की पहली लाइन है, क्या हुआ जो मैदान हार गए। जब मैंने आप वीडियो सेशन स्टार्ट किया था तो इन्हीं लाइनों से स्टार्ट किया था। मैं बता दूं आपसे, सबसे पहली वीडियो, सबसे पहला सेगमेंट वो यही लाइन है। आज दोबारा दोहरा रहा हूं मैं कि क्या हुआ जो मैदान हार गए, अभी सब कुछ नहीं हारे। वो अदम्य साहस और इच्छा शक्ति जो सर झुकाने और सजदा करने को तैयार नहीं। What though the field is lost, what though the field is lost, everything is not lost. The unconquerable will and courage which cannot yield and submit in front of anyone. और बाबर ने यहीं से कहानी स्टार्ट की अपनी, तुझू के बाबरी, कि दुनिया में मैं हर चीज़ हार सकता हूँ लेकिन ये दो चीज़ मैं कभी नहीं हार सकता। वो दो चीज़ें कौन सी हैं? एक तो वो अदम्य साहस, अनकॉन्करेबल विल, करेज सॉरी, और इच्छा शक्ति, ठीक है। इनकॉन्करेबल विल, करेज एंड इनकॉन्करेबल विल। बोले दो चीज़ें मुझसे कोई नहीं ले सकता, खुद अल्लाह भी नहीं ले सकता मेरे से। ये दो चीज़ें मैं अपने पास हमेशा रखूँगा, और मैं अगर हार भी जाऊँ तब भी मैं इन्हें नहीं कर पाऊँगा। समझ गए कॉन्सेप्ट? क्लियरिटी। लड़ाई के बारे में बहुत शानदार तरीके से लिखा है उसने, और यही एक कारण था कि मुगल का एक महान शासक अकबर बनता है। इसी के कारण कॉन्सेप्ट यहीं से बनता है, बाबर से। लड़ाई के कॉन्सेप्ट में वो कहता था कि लड़ना तो है ही ज़िंदगी में, ज़िंदगी ही लड़ाई है। लड़ाई का बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन बोला है उसने, स्ट्रगल के बारे में, संघर्ष के बारे में। और दुनिया में जितना वो लड़ा है ना राजा, इतना मेरे ख्याल से कोई नहीं लड़ा। बहुत लड़ा है वो, बहुत। और पूरी ज़िंदगी लड़ते लड़ते ही ख़त्म हो गई उसकी।
1530 में निपट लेते हैं ये, 1526 में एंट्री होगी। 4 साल में कुछ कर नहीं पाएगा ये, लेकिन लड़ाई बहुत करता है। इससे जीतना आता है, इसकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है, जहन में एक भी डिलेमा नहीं है। तो लिख लीजिएगा कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट aspect of Babar's personality is for him struggle is game। वो लड़ाई को एक युद्ध बताता है, एक गेम बताता है, एक खेल बताता है। For him struggle is a game। लड़ाई को बताता है खेल। इस खेल में कुछ हारते हैं, कुछ जीतते हैं। लड़ाई का एक ही रूल होता है, गेम का एक ही रूल होता है, लड़ना खेलना, खेलते रहो बस। मोस्ट इंस्पिरेशनल ऑटोबायोग्राफी में शामिल है तुझू के बाबरी, मोस्ट इंस्पिरेशनल ऑटोबायोग्राफी। अब बाबर की थोड़ी सी बैकग्राउंड बता देता हूँ मैं आज, क्योंकि बाबर तो कंप्लीट होने वाला नहीं है आज। कल अकबर और बाबर नहीं, हुमायूं और बाबर स्टार्ट करेंगे हम। बैकग्राउंड आज समझ जाइए, बाबर की बैकग्राउंड क्या है। पिताजी की तरफ से तैमूर लंग का वंशज है ये, और माताजी की तरफ से ये मंगोल्स का, मतलब चंगेज खान का। तो लिखिए, माँ की तरफ से चंगेज खां की फैमिली से बिलोंग करता था, और पिताजी तैमूर लंग के वंशज थे। पिता का नाम था मिर्ज़ा शेख। बहुत बड़ी फैमिली थी इसकी। और बाबर की जो दादी थी, बाबर अपनी तुझू के बाबरी में लिखता है कि जो उसकी दादी थी, ग्रैंड मदर, उसकी दादी की कहानियों ने उसे बहुत साहसी बनाया। दादी बहुत बढ़िया बढ़िया कहानी सुनाती थी उसे, लड़के को। कहती थी कि तुझे पता है तेरे नाना चंगेज खान कैसे थे? बोले कैसे थे? बोले ऐसे थे। तो बच्चा जो है बचपन से ही बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनकर बड़ा हुआ, और दादी की उन इंस्पिरेशनल स्टोरी से उसे सिर्फ एक ही चीज़ क्लियर हुई। उसने हर चीज़ को बड़ा क्लियर कट एक शब्द में बयां कर दिया बस। बोला मुझे कब्जा करना था बस पूरी की पूरी दुनिया पर। जब मैंने अपनी दादी माँ की कहानियाँ सुनी तो मैंने सिर्फ एक ही चीज़ समझी, मैसेज ले लिया। जो बच्चा कहानी से मैसेज ले लेना, समझ लो कहानी पूरी हो गई। वरना सबकी कहानी क्या रहती है? अधूरी। जो गाना है ना, हमारी अधूरी कहानी, वो यही है। हमारे सामने जो स्टोरी चले उसका मैसेज अगर हम ना लें तो कहानी अधूरी है। इस लड़के ने हज़ारों कहानियाँ समझी, सुनी, और उसका सिर्फ एक मैसेज लिया, और इतना ज़बरदस्त मैसेज। मैसेज का नाम था कब्जा। मुझे पूरे वर्ल्ड पर क्या करना है? कब्जा करना है। जज्बा देखो आप, सपने भी देखो लोगों के कितने बड़े बड़े हैं। ठीक है, यहाँ तो कुर्सी पे कब्जा ना कर पाते लोग। ठीक है, कभी कभी अपनी चॉइस की सीट नहीं मिलती क्लास के अंदर, जहाँ बैठना चाह रहे तो वहाँ बैठ ही नहीं पाते थे, वहाँ कोई और बैठ जाता। पहले से कब्जा हो गया उस पर। रुमाल व्यवस्था चलती नहीं है, कब्जा, पूरे वर्ल्ड पर कब्जा। तो दादी का बड़ा प्रभाव रहा, लेकिन उसकी फैमिली टूट गई। डोमेस्टिक वायलेंस, लड़ाई झगड़े चालू हो गए। समरकंद के पिताजी थे, ट्राइब के सरदार थे,
समरकंद, समरकंद में पैदा हुआ था, सेंट्रल एशिया में समरकंद, लिखते काहे नहीं हो गए पिताजी थे वहाँ से? जी, वहीं पर रहता था समरकंद। मिर्ज़ा शेख जो है समरकंद में थे। और पिताजी से बाप मतलब बाबर की बिल्कुल नहीं पटती थी, बिल्कुल भी नहीं, बात ही नहीं करते थे। बोला आई डोंट लाइक दिस मैन, डोमिनेटिंग नेचर, ये करो वो करो। दादी माँ मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। उनकी दादी का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लिख लीजिए, असन दौलत बेगम नाम है उनका। अरे हसन, अब देखो जैसे जैसे टैलेंटेड लोग थे ये, तो टैलेंटेड लोगों के दुश्मन बस एक ही पहचान होती है टैलेंटेड लोगों की, बताओ क्या? उनके दुश्मन बहुत होते हैं। यही पहचान है उनकी, उनके दुश्मन बहुत होते हैं। तो इनके भी दुश्मन बहुत ज़्यादा हो गए, फैमिली पर अटैक करने लगे, खुद के रिश्तेदार अटैक करने लगे। और जब अटैक करने लगे तो इस लड़के को इन्होंने पहुंचा दिया काबुल में। बोले इसे लेके जो है ना काबुल शिफ्ट हो जाओ आप। गांव में तो बहुत झगड़ा चल रहा है, प्रधानी का इलेक्शन चलने वाला है, मुरादाबाद में मानसरोवर में कमरा ले लेंगे, हिफाजत से रहेंगे। और लड़का काबुल आ गया, और काबुल में आकर पढ़ाई की इसने बड़ी अच्छी, दुनियादारी सीखी, और अपने आप को ज़मीन से वो शहंशाह बनाता है। 1504 ईस्वी में 1504 में वो काबुल का राजा बन जाता है, डीएम ऑफ मुरादाबाद, काबुल का राजा। बहुत बहुत बेहतरीन अचीवमेंट मारी इसने हाथ। और इसका एक ही काम था, मरे हुए लोगों को जिंदा करना। क्या करता था ये? अब मरे हुए लोग जिंदा पता कैसे होते हैं? उनके दिमाग का ढक्कन खोलकर, ठीक है, जाता था और कहता था क्या है मृत्यु, मेरे सामने तुम जो खड़े हो ये है मृत्यु। लोग जाग उसके जो इंस्पिरेशनल स्पीचेज होती थी, बातें थी, इंटेलेक्चुअल आदमी था, पढ़ाई लिखाई करता था, जिसको जो चाहिए था वो ही बोल देता था, और आदमी खड़ा हो जाता था उसके लिए, अब तुम्हारे साथ हैं हम। और इस तरह 1504 में काबुल का क्या बन गया ये? बादशाह। 1504 1504 जर्नी देखना आप, 1504 से लेकर 1526 तक की जर्नी, ठीक है। पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा थी। और जब ये कहानी ऐसे बढ़ रही थी तो इसकी एक गर्लफ्रेंड थी, गर्लफ्रेंड के नाम पे लड़का एकदम ठीक है, तो उसकी गर्लफ्रेंड थी, उसकी गर्लफ्रेंड चिट्ठी लिख के भेजती है उसको, बोले ऐसा है समरकंद का राजा शादी करने को आ रहा है मेरे से, निकाह, अगर तुम मुझे भगा के नहीं लेके गया ना तो मैं निकाह कर लूँगी उससे। अब ये लड़का जो है अपने पापा से बात करता है, बोले पापा ऐसी बात है, ठीक है। तो ये जो है वहाँ गया तो उनके ट्राइब पर, राजा की लड़की थी वो भी, मैं बता दूँ आपसे, उनकी ट्राइब पर अटैक करता है। लेकिन आशिक और दीवाने तो अक्सर हार जाते हैं ना, हार जाता है ये। समरकंद में ये क्या हो जाता है? हार जाता है। अब ये हारने के बाद में फिर नमाज अदा करता है वहाँ पर, हार के आने के बाद अपने दोस्त के साथ। दोस्त दारू पी रहा होता है वहाँ पे, ये नमाज पढ़ रहा होता है और कह रहा होता है अल्लाह का लाख लाख शुक्र। तो वो दारू की बोतल तोड़ के कहता है ये कहाँ का शुक्र, हार गए हम, निकल गई बाजी हाथ से, अब भी शुक्र। तुझू के बाबरी बता रहा हूँ मैं आपको, कभी आप कहो कि मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ। तो वो कहता है कि हम जिंदा हैं इस चीज़ का शुक्र, अगर मर गए होते
तो जिंदा नहीं होते। ये शुक्र तो ज़रूर करना है। अगर यार तू कितना पॉजिटिव आदमी है, सब कुछ बर्बाद होने के बाद भी तू क्या कर रहा है? शुक्र कर रहा है। और उसके बाद में इसकी कहानी आगे बढ़ती है। ऐसी कंडीशन में एक दूसरा कंट्रीब्यूशन जो रहता है बाबर की ज़िंदगी में, जो मैंने बताया आपको, अच्छे दोस्त, अच्छी नीयत और अच्छे एरिया के अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, आपको पता ही क्या? गुरु। तो बाबर को मिलता है उसका गुरु। तो बाबर का स्पिरिचुअल गुरु है, बहुत महान पर्सनैलिटी। इनका नाम लिख लो आप। स्पिरिचुअल गुरु नाम है उबैदुल्ला हरार। उबैदुल्ला हरार, सूफी संत हरार। हाँ, स्पिरिचुअल गुरु हैं ये। काबुल में जब वो होता है तो उससे एक आदमी आके कहता है, ज्योतिषी, कि तुम जो है पानीपत का मैच हार जाओगे। सही है, तुम जीतोगे नहीं। तो ये जो है उसे रिप्लाई करता है, फिर तो मैं ज़रूर लड़ूंगा, अब तो ज़रूर लड़ूंगा। जब मैं आपको नेपोलियन बताऊंगा ना, तो एक बुढ़िया मिलती है नेपोलियन के पास में। जब वो आल्प पर्वत पर चढ़ने वाला होता है, बेटा मच्छर मर जाएगा, तो नेपोलियन कहता अब तो मैं ज़रूर चढ़ूंगा। सेम डायलॉग डिलीवरी। ऐसा नहीं कि कनेक्शन बना लिया था नेपोलियन ने बाबर से। सर, माइंड का टेम्परामेंट लेवल का है, ये बता रहा हूँ मैं आपसे। तो जब ज्योतिषी उसे मिलता है, बिल्कुल वही सेम बात बोलता है उससे, बोले जीत नहीं पाओगे उस युद्ध को। तो वो कहता है कि अब तो मैं ज़रूर लड़ूंगा, लड़ूंगा ज़रूर, चाहे मैं भले ही ना जीतूँ। और बहुत बड़ी बात थी 26,000 के सैनिकों को ले जाकर 1.5 लाख के सैनिकों से हराना। बहुत बड़ी बात है। ये सुनने में अच्छी लगती हैं बातें और फिल्म टाइप की लगती है, लेकिन जब तुम होगे तो इसका रेशियो अपना कर देखोगे तो वो लगेगा कि एक आदमी पर 3-3 सिपाही लड़ रहे हैं। 3-3 कहाँ, 5-5, 4-4 सिपाही। हर एक सिपाही की कंडीशन सोचो आप। 4-4 लोगों ने एक एक सिपाही को घेर रखा, कैसे जीते होंगे वो? कितना बड़ा युद्ध है पानीपत का प्रथम बैटल। और पानीपत की प्रथम बैटल को जीतने का मतलब समझ लो आप, इस आदमी को तो शहंशाह क्या मुगल सल्तनत स्थापित करनी ही थी। उसने पानीपत जीता था भाई। तो इसके जो गुरु थे अब्दुल हरार, इन्होंने इनको इंटॉलरेंस सिखाई और बहुत अच्छे अच्छे फॉर्मूले बताए इस्लाम के, बहुत बढ़िया बातें बताई, जिसकी वजह से ये लड़का अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखा। ठीक है, जिसकी वजह से ये अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाया। उसके बाद में ये दौलत से मिलता है, दौलत खान से, और राणा सांगा से मिलता है। अब देखो, राणा सांगा की बात मैं बता देता हूँ। राणा सांगा पानीपत के प्रथम बैटल के टाइम पर राणा सांगा का कोई रोल नहीं है, लेकिन राणा सांगा के बीच में और बाबर में युद्ध होगा फिर दोबारा। कब? खानवा का बैटल। अब खानवा का जब बैटल होगा तो वो राणा सांगा से ही होगा। अभी राणा सांगा का कोई रोल नहीं है, बल्कि फैमिलियर रोल है। लेकिन जब वो पानीपत का प्रथम बैटल क्या हो जाएगा, जीत जाएगा और यहीं पर रहने का डिसीजन ले लेगा, तो युद्ध किसके साथ होगा फिर? राणा सांगा के साथ में होगा, खानवा का बैटल। तो तुजू के बाबरी में राणा सांगा की बहुत तारीफ करता है वो। उसने एक बात लिखी कि समरकंद में मैं लड़ा और हिंदुस्तान में मैं लड़ा, लेकिन मैंने राणा सांगा जैसा योद्धा आज तक नहीं देखा।
उसने लिखा बाबरी में, तुझे के बाबरी में लिखा हुआ है साहब साहब। और क्या आप देखिए, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बोले उसका एक हाथ कट गया, उसका एक पैर कट गया, और बुरी तरीके से वो घायल था, और वो पूरी बैटलफील्ड में ऐसे चिल्ला रहा था अपने सैनिकों के बीच में कि मारो काटो, और सेना उसका उत्साह कर रही थी। तो उसके 3-4 सेनापति जो भी थे, वो उसे उठाकर बैटलफील्ड से जो है उठाकर अंदर ले आते हैं। तो वो उससे छटपटा रहा था कि भाई मुझे जो है कहाँ जाना है, मुझे बैटलफील्ड में ले चलो, मुझे ये जीतना है। और वो सीन, वो नज़ारे कौन देख रहा था? बाबर देख रहा था। और बाबर, हमेशा याद रखना, जितने भी टैलेंटेड और जितने भी लोग टैलेंटेड हैं, नॉलेजेबल हैं, एनलाइटेंड हैं, वो सारे लोग ना प्रतिभा की कभी अनरिस्पेक्ट नहीं करेंगे, कभी भी नहीं। दुश्मन की प्रतिभा की भी तारीफ करेंगे, यही मज़ा है। आप क्या है, आम आदमी क्या करेगा, हिंदू मुसलमान कर लेगा, लेकिन उस नज़र से देखो ही मत इतिहास को। आपको देखना पड़ेगा, टर्क्स वॉरियर हैं, हिम्मत वाले हैं, और राजपूत इधर हिम्मत वाले हैं। उन दोनों की हिम्मतों से सीखो आप। और वो नज़ारा अल्टीमेट नज़ारा होता है। बाबर बड़ा लिखता है उसके बारे में, राणा सांगा से। कहता है आई एम वेरी मच हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय राणा सांगा। मैंने समरकंद में और हिंदुस्तान में जितनी लड़ाइयाँ लड़ी, उसमें मैंने इस जैसा योद्धा नहीं देखा। बहुत महान योद्धा है, महान योद्धा का नाम यूज किया है राणा सांगा के बारे में। और जाहिल लोग हिंदू मुसलमान करते रहते हैं, बेवकूफ़। तो समरकंद की बात वो डालता है, और उसके बाद में दौलत खान उसे जाने को कहता है। दौलत खान के थप्पड़ मारता है, वो गिरता है दूर जाके। बोले ऐसा है, नाम मत ले लेना, अब हमें कहाँ रहना है, हिंदुस्तान में रहना है, ठीक है। तो पानीपत की प्रथम बैटल मैं आपको कल कराऊंगा, ठीक है। बाबर हम कल से स्टार्ट करेंगे अच्छी तरीके से। बैकग्राउंड मैंने आपको समझा दी।